नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश जर्मनी के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से ऑटोमान बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ, लेकिन जर्मनी का एकीकरण एक प्रक्रिया का भाग था जो बिस्मार्क से पूर्व भी चल रही थी, यद्यपि यह मूर्त रूप नहीं ले सकी। तो मैंने जर्मनी के एकीकरण को दो भागों में विभाजित किया है, एक बिस्मार्क से पूर्व और दूसरा बिस्मार्क के नेतृत्व में। तो आज की इस ई क्लास में हम बिस्मार्क के नेतृत्व में हुए एकीकरण से पूर्व जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, किस प्रकार से वहाँ पर राष्ट्रीय जागृति का प्रारंभ हुआ, एकीकरण की दिशा में कदम उठाए गए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक जर्मनी के एकीकरण के संबंध में बाधक तत्वों का प्रश्न है, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जर्मनी यूरोप का सर्वाधिक विभाजित राज्य था। इसमें लगभग 300 राज्य थे। तो पहली जो इसका कारण बताया जाता है वो प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर लिप्सन के अनुसार थकान। उनका कहना है कि नेपोलियन के विरुद्ध युद्धों से जर्मनी के सैनिकों और नागरिकों में भारी शारीरिक व मानसिक थकान पैदा हो गई थी, जिसके कारण जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की विचारधारा बहुत धीरे धीरे विकसित हुई। दूसरा आता है जर्मनी के राज्यों में असमानता। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जर्मनी यूरोप का सर्वाधिक विभाजित राज्य था और इन राज्यों में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक आधार पर भिन्नताएं पाई जाती थी और यह भिन्नताएं उन्हें एक करने में बाधा उत्पन्न करती थी। अगला कारण है कि जर्मनी के अधिकांश राज्य पर्सा को छोड़कर उनकी सैनिक शक्ति बहुत ही कमज़ोर थी। फिर जर्मनी में राष्ट्रीय जागृति का अभाव था। यहाँ के जो राजनीतिक दल थे वो सुधारों के विषय में एक मत नहीं थे। जर्मनी के विभिन्न राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे तथा अपनी पृथकता व स्वतंत्रता से उन्हें अधिक प्रेम था। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण के संबंध में भी राज्यों के अंतर मतभेद था। कुछ राज्य पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण चाहते थे, तो कुछ राज्य सामंतवादी विचारधारा के समर्थक थे। कुछ राज्य जर्मनी को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में संगठित करना चाहते थे। इस प्रकार विचारधाराओं के आधार पर भी जर्मनी बहुत ही विभाजित था। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है विदेशी शक्तियों का भूमिका। इससे पहले कि हम इसके बारे में करें, आप मैप देखेंगे जिसकी सहायता से आपको जर्मनी के एकीकरण को समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, ये है पर्सा। ये जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। इसके अलावा बवेरिया, व्यूटनबर्ग, होहनजोनबर्ग, बैडेन, हेस, होनोवर इत्यादि जर्मनी के अलग राज्य थे। इन राज्यों को मुख्यतः जो ऊपर वाले हैं उत्तरी जर्मनी राज्य कहा जाता था और इनको दक्षिणी जर्मनी कहा जाता था। छात्र मैप से भी देख सकते हैं कि ये तो डचियां थी जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, स्लेस्विंग और होलिस्टाइन। इन राज्यों में जहां उत्तरी राज्य पर्सा के नेतृत्व में एकजुट होना चाहते थे, वहीं जो ये दक्षिण के राज्य हैं ये इन पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया और ये फ्रांस
दोनों तरफ से इनके ऊपर इनका अत्यधिक प्रभाव था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के राज्य विभाजित थे और जो विदेशी शक्तियां थी वो भी इसमें अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। फ्रांस दक्षिणी जर्मनी के रोमन कैथोलिकों में रुचि रखता था। इंग्लैंड की रुचि हैनोवर में थी। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण में यदि एक लाइन में बोलें तो सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। वो अपने वंश हैब्सबर्ग राजवंश की प्रधानता बनाए रखना चाहता था। छात्र याद रखेंगे कि नेपोलियन के युद्धों के पश्चात जब वियना कांग्रेस आयोजित की गई थी तब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने अत्यधिक प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और उसने हर संभव उपाय द्वारा जर्मनी के एकीकरण को रोकने का प्रयास किया। तो छात्र याद रखेंगे, यदि सिंपल पूछ ले कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सा देश था उस समय, राष्ट्र था, वो था ऑस्ट्रिया, और व्यक्ति विशेष के रूप में नाम पूछे तो मेटरनिख। आइए अब हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उससे पहले किस प्रकार से वहां पर राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय आंदोलनों का धीरे धीरे विकास हुआ। इसमें पहला आता है नेपोलियन की भूमिका। यह इतिहास का एक बहुत बड़ा मजाक है कि जिस नेपोलियन ने जर्मनी की शक्ति नष्ट करनी चाहिए थी, उसी नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उसने यानी नेपोलियन ने जर्मनी के विभिन्न राज्यों को संगठित कर राइन संघ की स्थापना की। और छात्र याद रखेंगे, इस राइन संघ में 39 स्टेट्स थे। यद्यपि कुछ पुस्तकों में इसकी संख्या को लेकर कंफ्यूज पाया जाता है, कुछ बुक्स में 30 का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन अमूमन इनकी संख्या 39 मानी जाती है। तो आप याद रख सकते हैं कि जहाँ तक जर्मनी के एकीकरण का संबंध है, उसमें नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि उसने राइन संघ की स्थापना करके कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और उसको संगठित होने का अवसर प्रदान किया। एक दूसरा प्रमुख कारण है बौद्धिक आंदोलन। 18वीं शताब्दी में जर्मनी के कुछ दार्शनिकों और विद्वानों ने जर्मनी में बौद्धिक विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की। जर्मनी के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जेना विश्वविद्यालय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के यानी जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रयासों से 1815 में एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था बर्शेन सेफ्ट। यह संगठन मुख्यतः मेटरनिख द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के विरुद्ध था। फिर उसके बाद जर्मनी में कुछ ऐसे विद्वान इतिहासकार हुए जिन्होंने उसमें बौद्धिक जागृति की, जैसे हर्डर। उन्होंने सर्वप्रथम मानव स्वतंत्रता के विचार व्यक्त किए। फिक्टे ने जर्मनी के फ्रांस विरोधी राष्ट्रवाद को तर्कसंगत आधार प्रदान किया। हीगल या हीगेल, उसका मत था कि सभी में यानी व्यक्तियों में उसमें राष्ट्र का स्थान सर्वोपरि है, यानी राष्ट्र को सर्वाधिक महत्व देने की विचारधारा का प्रतिपादन किया। इतिहास लेखन में रांके ने पुराने इतिहास की छानबीन करके जर्मन इतिहास को एक नया रूप प्रदान किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी में एक बौद्धिक आंदोलन चल रहा था जो लोगों को धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना की ओर अग्रसर कर रहा था, लेकिन एक मेटरनिख था जिसके कारण से कार्य खुलकर नहीं हो पा रहे थे। 1819 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका नाम था ज़ोलवेरिन संघ की स्थापना 1819 में।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और छात्र याद रखेंगे, इसके ऊपर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, छोटा भी लघुतरात्मक भी। तो याद रखेंगे ज़ोलवेरिन संघ क्या था। हुआ ये कि पर्सा अपने जो उत्तरी जर्मनी के राज्य थे उनका एक संघ स्थापित करना चाहता था और अपना आर्थिक विकास करना चाहता था। इसलिए याद रखेंगे कि पर्सा ने 1819 में पहली बार सर्वाजबर्ग सौंदर शोषण के छोटे से राज्य से सीमा शुल्क संबंधी संधि करके ज़ोलवेरिन या सीमा शुल्क संघ की स्थापना की। इस संघ की जो विचारधारा थी वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट की विचारधारा पर आधारित थी। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मन रेल मार्ग का जनक भी कहा जाता है। इस संघ में धीरे धीरे अन्य राज्य शामिल होने लगे और कुल मिलाकर 18 राज्य इसमें शामिल हुए। इस संघ द्वारा यह निश्चित किया गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई वस्तु व्यापार के लिए जाती थी तो वो सदस्य एक दूसरे पर चुंगी नहीं लगाते थे और इससे स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन मिलता था। ज़ोलवेरिन संघ जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम था और इस संघ की स्थापना से जो पर्सा था वो जर्मन राज्यों का नेता बन गया। इसके बाद आता है फ्रांस की क्रांति 1848 की और मेटरनिख का पतन। जैसे मैंने पहले बताया कि वियना कांग्रेस के पश्चात मेटरनिख ने फ्रांस उसमें जर्मनी में प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित किया और उसके एकीकरण को रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन फरवरी 1848 में फ्रांस की क्रांति तथा वियना में मेटरनिख के पतन की सूचना से जर्मनी की विभिन्न रियासतों में या राज्यों में विद्रोह होने शुरू हो गए, जैसे पर्सा, बवेरिया, सैक्सनी, बाडेन आदि। इनके परिणाम स्वरूप पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने उदारवादी शासन स्वीकार कर लिया और इसी संदर्भ में मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट में एक अधिवेशन बुलाया गया था। लेकिन उदारवादियों के मतभेदों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा तथा इस असफलता के बावजूद इसने जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को सबल बनाया। फिर आगे आता है औद्योगिक प्रयास। 18वीं शताब्दी में ही के पश्चात 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में काफ़ी उद्योगों का विकास हुआ। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि ज़ोलवेरिन संघ की स्थापना होने से वस्तुओं की कीमतें कम होने से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा पर्सा के रूर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला और लोहा मिल जाने के कारण औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा मिला। जर्मनी को एक करने में रेल मार्ग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फ्रेडरिक लिस्ट को ही जर्मन रेल मार्ग का जन्मदाता माना जाता है। औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप जर्मनी में नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जिसने धीरे धीरे जर्मनी की राजनीतिक जीवन पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया तथा यह वर्ग चाहता था कि जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर एक संयुक्त जर्मनी का निर्माण किया जाए। इसलिए पूंजीपति वर्ग का सहयोग मिलने से भी एकीकरण के आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण रक्त व लोह की नीति के माध्यम से किया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले छात्र ध्यान दे लेंगे कि एक बार रिपीट कर दूं कि जो अमूमन छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो नेपोलियन के बारे में, एक ज़ोलवेरिन संघ के बारे में और एक वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख से संबंधित
ये 3-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि इस फर्स्ट भाग में से अमूमन पूछे जाते हैं।